नमस्कार विद्यार्थियों, कल आपने जो पाठ छोड़ा था दूसरा पाठ विज्ञान का, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दो, उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण पीएच लिखवा देता हूँ। कुछ पीएच है, 1 नंबर की आती है लगभग, तो वो आप नोट कर लीजिए। जैसे जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी पीएच 0 होती है और ये हमारे उदर में निकलता है, बनता है, उदर में बनता है। देखो ये सवाल पटवारी में आया था कि हमारे जो HCl का निर्माण कहाँ होता है, उदर में होता है ये सवाल। और इसकी पीएच कितनी होती है? 0 होती है। और HCl वैसे खतरनाक है, लेकिन हमारे शरीर को जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ, परंतु इसकी ज्यादा मात्रा ले लेते हैं ना हम, इसकी ज्यादा मात्रा अगर उत्सर्जित, जैसे अपन क्या करते हैं, ये जैसे समोसे कचौरी ये खा लेते हैं तो इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, अमल की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें क्या होती है, थोड़ी थोड़ी एसिडिटी महसूस होती, जलन महसूस होती, क्योंकि वहां हमारा शरीर के अंदर, पेट के अंदर क्या बढ़ गया, HCl बढ़ गया। अब इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम क्षार का प्रयोग करेंगे। क्षार लेंगे, इनो जैसा क्षार लेते हैं हम, तो HCl अमल है, और क्षार लेंगे MgOH का होल ट्वाइस, क्षार लेंगे तो क्या बन जाएगा, लवण और जल बनेगा, MgCl2 बनेगा, जल बन जाएगा। जल हमारा मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर में नुकसान नहीं करता ये कहीं, लवण होता है, लवण हम खाते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा राहत महसूस होती है। तो इसलिए जो है HCl है, उसकी पीएच कितना होती है, 0 होती है। पीएच मैंने बताया थोड़ा आपको पीएच स्केल के बारे में। पीएच के 7 यहाँ होता है, 14 यहाँ होता है, 0 यहाँ होता है। 0 से बढ़ता है, अम्लता बढ़ती है, 7 से बढ़ता है, क्षारकता बढ़ती है। प्रबल क्षार क्या होते हैं, ये आपके प्रबल क्षार हैं, ये आपके दुर्बल क्षार है, दुर्बल अम्ल, ठीक है। और 7 के नजदीक है, कल बताया था 7 से 10 के बीच, अप्रोक्स 11 के बीच क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और 11 से 14 के बीच दुर्बल क्षार होते हैं। 7 से 11 के बीच दुर्बल क्षार होते हैं, 11 से 14 के बीच प्रबल क्षार होते हैं, ठीक है। और भाई 4 से 7 के बीच प्रबल दुर्बल अम्ल होंगे, और 0 से 4 के बीच प्रबल अम्ल होंगे, ठीक है। 4 से 7 दुर्बल अम्ल, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बनती है। तो HCl की कितनी होती है भाई, पीएच लिख लो, इस टेबल को एक बार लिख ही लो तुम। HCl की कितनी होती है, 0। जठर रस की पीएच कितनी होती है, 1.2 होती है। कितनी होती है, 1.2 होती है। नींबू के रस की पीएच कितनी होती है, नींबू के रस की पीएच कितनी होती है, 2.2। टमाटर के रस की कितनी होती है, टमाटर के रस की पीएच कितनी होती है, 4.4, ठीक है। और जो ताजा दूध है, ताजा दूध, उसकी पीएच कितनी होती है, 6.5, ठीक है। और शुद्ध जल है, प्योर वाटर, शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। ये न तो अम्ल है न ही क्षार है, ठीक है। इसके बाद रक्त है, ब्लड है, हमारा जो खून है, उसकी पीएच कितनी होती है, रक्त की पीएच होती है 7.6। ये इसी पीएच पर हमारा काम करते हैं, शरीर हमारा इसी पीएच पर काम करता है। इससे अगर डाउन चली जाती है, बढ़ जाती है, तो हमारे जो है शरीर में, रक्त में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी टेस्टिंग कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी बीमारी है, ठीक है। इसके बाद में आता है MgOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी पीएच कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। और एक आता है अपना NaOH का होल ट्वाइस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच होती है 14 मैक्सिमम, ठीक है। तो ये पीएच तो आप कम से कम याद करो ही करो, ठीक है। एक क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि इसकी टमाटर के रस की पीएच लिखी, ताजा दूध की पीएच लिखी, शुद्ध जल की लिखिए, रक्त की लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये पीएच स्केल है, आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। जो पीएच है उसका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन और दे देता हूं। देखिए, जो प्रकृति है ना भाई, अपनी नेचर, प्रकृति भी उदासीनीकरण का संकेत देती है, का संकेत देती है। आप उदाहरण देके बताओ, क्वेश्चन क्या है, उदाहरण देके बताओ। तो प्रकृति भी न्यूट्रलाइजेशन पर संकेत देती है। देखो इसका उदाहरण, अति महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है कि एक पौधा है जिसका नाम नेटल है। क्या है, नेटल।
उसमें बहुत कांटेदार पाए जाते हैं। अगर गलती से क्या होता है, हमारे शरीर के किसी भी भाग के टच हो जाता है तो हमारी जलन महसूस होती है, क्योंकि वो पौधा है वो अम्ल निकालता है। क्या निकालता है? एसिड निकालता है। तो ये पौधा हमारे शरीर के किसी भाग के टच होता है तो हमें जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। परंतु प्रकृति ने क्या किया, इस नेटल के पौधे के पास ही एक डोक का पौधा, क्या डोक का पौधा चौड़े पत्ते वाला होता है, ये नुकीले पत्ते वाला होता है, ये चौड़े पत्ते वाला होता है। डोक का पौधा होता है वह क्षारीय होता है। देखो कितना बढ़िया बात है, ये अम्लीय होता है और ये क्षारीय होता है, और ये दोनों पौधे पास पास ही मिलते हैं। अगर ये पौधे हमारे टच हो जाता है, शरीर के लग जाता है तो हमारी जलन महसूस होती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करते हैं, डोक का पत्ता तोड़ते हैं और वहां रगड़ लेते हैं। तो डोक क्षार है, ये अम्ल है, अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, जिससे अपना जो है जलन से राहत मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रकृति है वो भी उदासीनीकरण का संकेत देती है। इसमें दो महत्वपूर्ण चीज क्या है, नेटल का पौधा, डोक का पौधा, ये दोनों ही पौधे के नाम आपको याद होने चाहिए। अब अपना आता है क्वेश्चन ये कि जो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। सबसे पहले तो पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ठीक है, पौधे व पशु पक्षी वो भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या? वे भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो अम्ल वर्षा के बारे में आपको बताया, अम्ल वर्षा क्या होती है, ऐसी वर्षा जिसके पानी की पीएच 7.5.4 से कम होता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल वर्षा कहलाता है। जब अम्ल वर्षा होगी तो क्या होगा, समुद्र के पानी की पीएच कम हो जाएगी, नदियों के पानी की पीएच कम होगी, तो क्या होगा, उसके जलीय जीव हैं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहला तो ये याद रखना है आपको, पौधे व पशु भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। नंबर 2, मिट्टी। अब मिट्टी में क्या है भाई, आप देखते हो, जानते भी हो आप कि कोई भी किसान है, फसल उगाता है, तो फसल उगाने से पहले क्या करता है, वो मिट्टी की पीएच चेक करवाता है कि मिट्टी की पीएच कितनी है, और मिट्टी की पीएच के हिसाब से वह फसल का उत्पादन करता है कि भाई किसी फसल के लिए तो क्षारीय मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसकी पीएच कितनी हो, 10 हो या 11 हो, उस प्रकार से जिस मिट्टी की अलग अलग पीएच होती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, अलग अलग मिट्टी की पीएच अलग अलग होती है, और उस पीएच के आधार पर ही जो भूवैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, वो उनको उचित फसल बोने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 कितना होगा, मिट्टी। नंबर 3 अपना दांत, जो है ना, हमारे जो दांत है, इसको ध्यान से देखिए, हमारे जो दांत है उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 3 है, जो हमारे दांत है उसका इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। शरीर का सबसे कठोर जो दंत लवक होता है, उसके ऊपर जो कवर होता है ना, उसको क्या कहते हैं, इनेमल। ठीक है, ये दांत का हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है भाई। और हम जब कुछ खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, हमारे मुंह की पीएच घट जाती है। मुंह की पीएच कम होने पर हमारा मुंह क्या हो जाता है, अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है, और अम्लीय प्रवृत्ति का होगा तो ये दांत क्या होने लग जाते हैं, अपक्षयित होने लग जाते हैं, कठोरतम भाग भी धीरे धीरे अपक्षयित होने लग जाते हैं। इसलिए तो हमें जो सलाह दी जाती है कि हमें कोई भी दंत मंजन करो लेकिन क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग, क्वेश्चन आ सकता है, क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग क्यों करना चाहिए, तो उसका आंसर क्या दोगी, क्योंकि हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह की पीएच कम हो जाती है, जिससे जो इनेमल जो है वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, अपक्षयित होने लग जाता है। इससे बचने के लिए हमें डेली क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। चौथे मैंने बताया हमारे शरीर में एसिडिटी होती है, तो ये भी पीएच का ही महत्व है। टॉपिक क्या था, पीएच का महत्व। तो 5 महत्व आपको, 4 महत्व मैं बता रहा हूँ, 3 तो मैंने बता दी। चौथा महत्व क्या है आपका, कि हमारे उदर है उससे HCl निकलता है। ज्यादा मात्रा में कुछ खा लेते हैं या जो ऐसा चीज खाते हैं जिसको पचने में दिक्कत आती है, तो हमारे शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। इसके लिए हम क्या लेते हैं, इनो जैसे क्षार का प्रयोग करते हैं, जैसे इसका MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये भी पीएच का ही महत्व है। ठीक है,
इसके बाद अपना आता है, ये देखिए थोड़ा सा किसमें, अब टॉपिक है हमारा लवण परिवार। टॉपिक है अम्ल और क्षार क्लियर हो चुका है, पीएच स्केल क्लियर हो चुकी है। अब आता है हमारा लवण परिवार। लवण परिवार में सबसे पहला है सोडियम, लिखिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। देखिए लवण परिवार, लवण परिवार में जो आप पढ़ोगे, जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे, पहले तो बनाने की विधि पढ़ोगे, वे कैसे बनता है, फिर उसका उपयोग पढ़ोगे और फिर उसका सूत्र पढ़ोगे। 3 चीज है बस, ठीक है। और लवण परिवार में से एक परिवार का तो पूछता है क्वेश्चन। तो इसमें सोडियम क्लोराइड है, इसको साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक NaCl। सूत्र क्या होता है? NaCl, साधारण नमक। इसके बनाने की विधि तो आप जानते ही हो, इसमें दांडी यात्रा की थी, महात्मा गांधी ने जो नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। समुद्र क्या करते हैं, इसमें जो समुद्र का खारा जल होता है, खारी झील है, उसका जल होता है, तो उसको खड़ीन में जो है जमा लेते हैं, तो वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बन जाती है, उसमें नमक बच जाता है, NaCl के लवण को अलग कर लेते हैं। ये तो इसकी बनाने की विधि। उपयोग आप जानते हो, देखो उपयोग का एक सीधा फंडा बताता हूँ, 2 उपयोग से ज्यादा कभी नहीं पूछता, जिसमें एक उपयोग सभी के लिए लागू है, जितने भी लवण पढ़ेंगे सभी के लिए लागू है। क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। देखो जितने भी आपके लवण है, जितने भी तत्व, वो भाई लेबोरेटरी में तो यूज होंगे। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सभी में उत्तर दीजिए, उपयोग पूछता है। तो एक तत्व आपको सीधा मिल गया। दूसरा, रसोई घर में इसका उपयोग करते हैं, नमक का उपयोग स्वाद, खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये इसके उपयोग हो गए, ठीक है। अब दूसरा लवण आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड नंबर 2। सूत्र इसका होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, ठीक है। अब इसका सूत्र के बाद क्या करते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि, इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसको समझिए। क्या करते हैं, नमक लेते हैं NaCl, सीधा साधारण नमक लिया है, इसको क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं और अभिक्रिया करवाते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रोसेस होता है। इससे क्या बनता है भैया? NaOH बनता है, Cl2 गैस बनती है और H2 गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? H2 गैस बनती है। ये G है, ये G है गैस, और ये आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है। ये अभिक्रिया करवाते हैं। देखो परंतु ये अभिक्रिया है, ये पूरी की पूरी है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, क्लोर क्षार अभिक्रिया है। ये अपन लैब में ही करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस सोडियम क्लोराइड है, घर है, ले लिया नमक, उसमें पानी मिला दिया, NaOH बना लिया, क्लोरीन गैस बना लिया, ऐसे नहीं होता। इसका पूरा प्रोसेस है, इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सवाल आएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया को लिखिए। क्या सवाल आएगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया को लिखें। क्या लिखोगे? सीधा सीधा छपा छपाया कर देना इसको। NaCl plus H2 रिएक्शन विद्युत धारा NaOH plus Cl2 plus H2, इट इज कॉल्ड द क्लोर क्षार रिएक्शन, ठीक है। एल्कलाइजेशन प्रोसेस NaOH। बनाने की विधि पता लग गया, सूत्र पता लग गया। उपयोग है आपका, पहला उपयोग है आपका, देखो आप पहला उपयोग क्या है भाई साहब, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग क्या है? दूसरा उपयोग बताओ। साबुन बनाने में, साबुन उद्योग में इसका उपयोग होता है भाई। साबुन उद्योग में NaOH का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक अपना विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक
चूर्ण, बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्या? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है आपका विरंजक चूर्ण। तीसरा जो लवण है आपका विरंजक चूर्ण का है, ध्यान से समझिए। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था ना, तब सीधा सवाल आया था भाई, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, आधे नंबर का, अभी भी याद है मेरे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। विरंजक चूर्ण, तीसरा लवण क्या है? विरंजक चूर्ण, CaOCl2। क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है भाई। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि लिख लीजिएगा, छप सकता है, बता रहा हूं, छप सकता है, लिख लीजिएगा इसको। बनाने की विधि, बनाने की विधि में देखिए पहले अपना क्या आता है बनाने की विधि में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर, कैल्शियम, एक मिनट रुकिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर क्या बनता है हमारा? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल आपको निकल जाएगा, समझ गए? बाहर निकल जाएगा। तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और ये जो है मुख्य उत्पाद है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ध्यान दीजिए इस पर। बनाने की विधि आपको समझ में आ गई होगी। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 रिएक्शन Cl2 प्लस H2O। ठीक है, ये आपका मुख्य उत्पाद है, फिर से बता रहा हूं। इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये है। उपयोग सुन लीजिए, क्या सुनोगे? उपयोग सुनोगे। नंबर 1 भाई साहब, नंबर 1 है पानी के शुद्धिकरण में। किसमें? पानी के प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, शुद्धिकरण में। पानी के शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। नंबर 2 क्या लिखोगे? नंबर 2 आपका है प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसमें तो सबका उपयोग होता है, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। और नंबर 3 क्या लिखोगे बच्चों? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसके बाद में कई जो रासायनिक उद्योग है उसमें उपचायक के रूप में भी होता है, कागज फैक्ट्री में भी होता है इसको उपयोग। ठीक है, लिख लो। नंबर 3 उपचायक के रूप में, और नंबर 4 क्या लिखोगे? कागज उद्योग में। कागज उद्योग में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? अब आता है आपका, देखिए एक बार इसको दोबारा से समझ लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइए। विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। बनाने की विधि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना। कहां से लाओगे भाई? CaO प्लस H2 मिला दो, CaOH का होल ट्वाइस होगा, यही तो भुजा हुआ चूना है। इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड करोगे क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा प्लस जल मिल जाएगा आपको अलग से। इसका उपयोग पानी को शुद्धिकरण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, उपचायक के रूप में, और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। पूरा सवाल 3 नंबर का आ सकता है। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका सूत्र लिखिए, इसको बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, ये हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे, तब भी आपको करवाएंगे, इसको मोस्ट लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है अगला लवण, चौथा लवण है आपका। 3 लवण पढ़ा दिया आपको, चौथा लवण है आपको बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये बनाते हैं भैया पहले इसका सूत्र लिखिए, NaHCO3। क्या है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट।
ये इसका सूत्र है। ठीक है, बनाते कैसे, लिख लो बनाने की विधि, और उसमें क्या लिखोगे बनाने की विधि में, NaCl सोडियम क्लोराइड को में कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलाएंगे, अमोनिया मिलाएंगे, H2 प्लस NH3 प्लस CO2, रिएक्शन में क्या बनेगा अपने पास, नौशादर बनेगा एक तो NH4Cl प्लस एक बनेगा आपके पास NaHCO3। अति महत्वपूर्ण है, क्या अति महत्वपूर्ण है। ये एक बार टेक्निकल टीम देखें पूरी रिएक्शन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, टेक्निकल टीम जरा ये बताएं पूरी रिएक्शन दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही है, ओके। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, NH4Cl नौशादर, अमोनियम क्लोराइड बनेगा NaHCO3, जिसे क्या कहते हैं आप, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखो सबसे पहले बेकिंग सोडा क्या है, इसका सूत्र क्या है, येलो साहब, इसका नाम क्या है, येलो साहब, बनाने की विधि क्या है, येलो साहब। अब क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, ज्यादा क्या पूछ सकते हैं, उपयोग पूछ लेगा, उपयोग देखो, प्रश्न को घसीट घसीट कर लाओगे तुम, मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे लो बस एक बार, कहीं से भी आ जाओ क्वेश्चन, कहां से आएगा ज्यादा। उपयोग सुनो, नंबर 1 मैंने थोड़ी देर पहले बताया, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सबका प्रयोग करते हैं, फिर क्यों नहीं लिख देते हम, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 रसोई घर में इसका उपयोग होता है भाई, रसोई घर में जो मीठा सोडा होता है ना, वही है ये, रसोई घर में खाने को पकौड़े वकौड़े बनाते हैं उसमें, है ना, खाने को स्वादिष्ट बनाने में, खसखसा बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये इसके यूज है भाई। इसके बाद आता है अपना बेकिंग सोडा, क्या आता है, बेकिंग सोडा। नंबर 5 वाला नंबर है आपका, बेकिंग सोडा तो हो गया, अब आता है धोने का सोडा, धामन सोडा, क्या लिखोगे, धामन सोडा। नंबर 5 डाली धामन सोडा, कपड़े धोने का जो सोडा है ना वो है। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र सुनिए, Na2CO3.10H2, 10 क्रिस्टल अणु होते हैं इसमें जल के, जहां डॉट लग जाते हैं बाद में H2 आता है, वो क्रिस्टल अणु होते हैं, जल के क्रिस्टल अणु होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है अपना, धामन सोडा है। धामन सोडे का सूत्र क्या है, अगर डायरेक्ट एक नंबर का पूछेगा तो सूत्र पूछेगा कि भाई धामन सोडे का सूत्र क्या होता है, तो क्या लिख दोगे इसमें, Na2CO3। बनाने की विधि बहुत सिंपल है, बनाने की विधि लिखिए, बनाने की विधि में क्या ले भाई, सोडियम कार्बोनेट पर, सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, धामन सोडा कहलाता है, Na2CO3.10H2। बताओ इसमें दिक्कत आई क्या, Na2CO3 में जल मिलाओगे, ये आपका धामन सोडा तैयार है। इसके बाद में क्या होता है अपना, धामन सोडा का उपयोग पूछेगा भाई, उपयोग पूछेगा तो क्या उपयोग लिखोगे, नंबर 1 सुनो भाई, प्रयोगशाला में तो होता ही होता है, मैं तो बताऊंगा इसको। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये तो रास्ता आसान कर दिया आपका, अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। नंबर 2 साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है, साबुन उद्योग में ये इसका उपयोग होता है। तो ये आपके लवण हो गए, लवण परिवार हो गए। इसके अलावा बोरेक्स उद्योग में भी लिख लीजिए, नंबर 3 बोरेक्स उद्योग, बोरेक्स उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, धामन सोडे का प्रयोग होता है। इसके बाद छोटे छोटे 2 टॉपिक और बच गए, इसको लिख लो, चैप्टर खत्म है आपका। ध्यान से सुनिए, एक तो है भाई सीधा सीधा सवाल है, नीला थोथा का सूत्र लिखिए, क्या आएगा, नीले थोथे का सूत्र लिखिए। तो इसमें क्या लिखोगे आप, कॉपर सल्फेट में अगर हम 5 अणु जल का मिला देते हैं तो क्या बनता है, नीला थोथा बनता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में 5 अणु जल का मिला देता है
नीला थोथा बनता है, सीधा 1 नंबर का आ सकता है। नीला थोथा का सूत्र क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में 5 अणु जल के मिला देते हैं तो क्या बन गया आपका नीला थोथा बन गया। ठीक है, बनाने की विधि CuSO4 प्लस 5H2O, रिएक्शन CuSO4 प्लस 5H.5H2O। ठीक है, उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा अब आता है हमारा अंतिम टॉपिक आज का क्लास का, जो क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कहीं हड्डियां उड्डियां टूट जाती है ना, तो उसको स्थिर रखने के लिए प्लास्टर लगवाते हैं, वही प्लास्टर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। देखो पेरिस है ना, फ्रांस की राजधानी है, तो सबसे पहले जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सुन लो ध्यान से, CaSO4.2H2 कैल्शियम सल्फेट के अणु को, इसको जिप्सम कहते हैं बच्चों, जिप्सम। इसको अगर 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हो, 373 डिग्री केल्विन पर अगर गर्म करते हो आप, तो आपका 1.5 अणु जल का पृथक हो जाता है। क्या बनता है, CaSO4.12H2 बनता है। यही क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर सूत्र पूछता है तो क्या लिखोगे, CaSO4.12H2। ये किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये अपन पुट्टी उट्टी कहते हैं ना, दीवारों करते हैं, वो ये अगर हड्डी वड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर करने में इसी का उपयोग होता है। वो सफेद रंग का पदार्थ होता है, वो CaSO4.12H2 ही है। हाँ, इसको अगर अपन क्या करें, परात में डाल दिया, उसमें थोड़ा पानी मिला दे, थोड़ा पानी मतलब 1.5 अणु पानी, देखो प्लस 1.5 अणु पानी के है ना, तो अगर अपन क्या करते हैं, CaSO4.12H2O में थोड़ा पानी मिला देते हैं 1.5 अणु, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, वापस जिप्सम बन जाता है, वापस कठोर हो जाता है जम करके और जिप्सम बन जाता है। समझ गए। उपयोग लिखिए। नंबर 1, ये देखो ये सूत्र था, ये बनाने की विधि का समीकरण था। उपयोग में नंबर 1 मैंने बताया, जो प्रयोगशाला में तो उपयोग करोगे, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, स्थिर रखने में। नंबर 3, खिलौने बनाने में। ठीक है, खिलौने उद्योग में। और नंबर 4 क्या लिख सकते हो आप, जिप्सम का उपयोग मकानों में भी करते हैं, मकानों की सजावट में भी इसका उपयोग होता है। नंबर 4 उपयोग, 4 उपयोग देख लीजिए। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अगर हड्डी वड्डी टूट जाती है तो उसको हाथ को स्थिर रखने के लिए। खिलौने उद्योग में भी होता है। और नंबर 4 क्या आपका, मकान बनाने में, मकान की पुट्टी वगैरह करने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये आपका पाठ खत्म होता है। आपका जो है पाठ नंबर 2 आज समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको कल करा दिए जाएंगे। और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, दिल से कमेंट करना अगर पसंद आया तो। थैंक यू।